हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं, पौधों में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस लेसन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस लेसन में क्या है, पोषण। सबसे पहला तो क्या है पोषण, एक तरह से समझिए जो खाना हम लोग खाते हैं तो वही एक तरह का हमारा पोषण हो गया। ठीक है, तो देखिए सभी जीवित जितने भी सजीव हैं सबको अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सब भोजन करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे भी सजीव होते हैं। ठीक है, तो क्या वो भी भोजन करते हैं? क्या उन्हें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है? तो हाँ, उन्हें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका भोजन बनाता कौन है, कैसे बनता है उनका भोजन, कहाँ बनता है? ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है उनका भोजन बनाने का उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि इसमें देखिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जल का उपयोग करके ये भोजन बनाते हैं, और ये अपने जड़ से खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं, और इस प्रक्रम में वो इस तरह से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें इनका भोजन क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट इनका भोजन होता है, और इसके साथ में ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हो गया ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण में तो भोजन बना रहा, पर ये भोजन बना कहाँ? तो ये भोजन बनता है पौधे की पत्तियों में, क्योंकि पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसलिए जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनको भोजन उत्पादन का कारखाना या फिर खाद्य फैक्ट्री या फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे की पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें कि उनका भोजन तैयार होता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो समझिए इसको कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, देखिए इसमें पौधे का भोजन तैयार हो गया, तो अगर पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता है, और अगर पौधा नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पूरा मतलब कि किसी का भी अस्तित्व मतलब समझिए एक तरह से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सजीव हैं, सब डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि हम लोग अपने भोजन में जैसे कि दाल चावल रोटी जो कुछ भी ये सब खाते हैं, तो उसके लिए जो भी हमें कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होती है जैसे दाल चावल गेहूँ ये सब, तो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें पौधों से मिलता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कहने का मतलब हो गया कि जैसे देखिए हम लोग दूध पनीर ये सब भी खाते हैं अपने भोजन में, तो दूध हमें कहाँ से मिला? तो आप कहेंगे कि गाय से मिला। तो लेकिन देखिए कि गाय को जो है अपने भोजन के लिए फिर पेड़ पौधों पर आश्रित होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गाय घास खाती है, अगर वो घास नहीं खाएगी तो वो दूध नहीं दे पाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से समझिए तो दूध भी हमें पौधों से ही मिल रहा है। तो हम जितना कुछ भी खा रहे हैं वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से हमें पौधों से मिल रहा है। तो पौधे का होना तो बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, और पौधे कब जीवित रहेंगे? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जब उनका भोजन बनेगा तभी वो जीवित रह पाएंगे। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वायुमंडल में। तो इसलिए भी प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि कोई भी सजीव है तो उनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो इसलिए भी प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पोषण देख रहे थे, तो पोषण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसको परपोषण या फिर विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गए और भी दूसरे जीव है, जैसे समझ लीजिए कि हमारे सिर पे जो जू होते हैं, ठीक है, तो वो जू अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हमारे शरीर का जो खून होता है उसी को वो पीते हैं और अपना जीवन मतलब अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं। तो अगर सोचिए कि एक तरह से वो परपोषी हो गए, क्योंकि वो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है, तो वो परपोषी हो गए।
ठीक है। लेकिन देखिए हम लोगों ने जाना कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो उसको विषमपोषी या फिर परजीवी कहलाते हैं। जो अपने जीवन के लिए दूसरे पर आश्रित हो, पर पे आश्रित हो, तो परजीवी हो गए, ठीक है। जैसे कि देखिए अमरबेल की जो लताएं होती है, ठीक है, अमरबेल की लता जिस पेड़ पर उसका लता होती है, तो वो जो होती है अपना भोजन जिस पेड़ पे वो होती है उसी पेड़ से वो अपना भोजन लेती है, ठीक है। तो इस तरह से अमरबेल की लताएं अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, वो जिस पेड़ पे होती है, आरोहित होती है, उसी पेड़ से वो अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से वो क्या कहलाई, विषमपोषी कहलाई, ठीक है। एक मृतजीवी भी होता है, ठीक है। अब क्या है वो मृतजीवी, तो देखिए पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मतलब जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थ जो भी हैं उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके जैसे कुकुरमुत्ता या मशरूम, ये सब हो गया उसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि एक पौधा होता है कीटभक्षी पौधा जो कीट को ही खा लेता है, ठीक है। तो इस तरह के पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वीनस, फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, ये सब जो होते हैं कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। और ये कीटों को क्यों खाते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण तो इनमें भी होता है, ये अपना भोजन तो कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, लेकिन इनको जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ये लोग कीटों का भक्षण करते हैं, यानी खाते हैं कीटों को, ताकि उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण में क्या है, देखिए इसमें जो दो लोग रहेंगे वो लोग शेयर में रहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए दो एक साथ रहेंगे और ये उसको कुछ शेयर करेगा, वो उसको कुछ शेयर करेगा। मतलब समझिए इसका सहजीवी में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे देखिए शैवाल और कवक, ठीक है। तो शैवाल और कवक जो ये सहजीवी के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि देखिए शैवाल को जो रहने के लिए जगह चाहिए वो उसको कवक उसको प्रोवाइड कराता है वो जगह, ठीक है। और कवक देखिए उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। तो शैवाल में क्लोरोफिल का मात्रा है, वो हरा है तो उसमें क्लोरोफिल है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। तो शैवाल क्या करेगा, वो भोजन बना करके वो कवक को उसको शेयर करेगा, और कवक जो है उसको रहने के लिए जगह जो है, आवास जो है वो उसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ शेयर में रहते हैं, तो यही सहजीवी संबंध कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा भी है, देखिए एक तो वो भी हो गया, शेयर हो गया। दूसरे फ़ायदा ये है कि देखिए राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये दलहन वाले जो पौधे होते हैं उसकी जड़ की गांठों में रहता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। और इसमें वो क्या करेगा कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको विलेय पदार्थ के रूप में बदल देगा, जिससे जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों के साथ रहने से इस तरह से एक दूसरे को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो यही है सहजीवी संबंध, मतलब दो लोग एक साथ में रह करके आपस में एक दूसरे को, मतलब जो ये कर सकते हैं वो उसको शेयर करेंगे, वो जो कर सकते हैं वो इसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये थे लेसन्स के कुछ टॉपिक थे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज अभ्यास से हम लोग करा रहे हैं। देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है, तो ये होता है घटपर्णी। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है, तो ये रंध्र होता है स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णों को क्लोरोफिल कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। उसका बाद हमारा है नेक्स्ट मैच करने के लिए है, तो क्लोरोफिल हो जाएगा, पत्ती में होता है नाइट्रोजन, जीवाणु करते हैं इसका स्थिरीकरण, ठीक है। अमरबेल परजीवी होते हैं, जंतु तो ये परपोषी होते हैं, और कीटभक्षी ड्रोसेरा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरे पत्ते में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। तो ये होता है क्लोरोफिल, जो कि उसके पत्तियों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों का नाम लिखिए। तो क्या क्या जरूरत पड़ा था प्रकाश संश्लेषण के लिए? क्लोरोफिल जो कि उसको पत्ते से मिल गया था, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया था, जल एवं खनिज लवण वो जड़ों से प्राप्त किया था, और फिर सूर्य का प्रकाश, इन कच्चे पदार्थों को उसको जरूरत था। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। जिसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये इसका इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती है? तो ये रंध्र द्वारा ग्रहण करती है। क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हाँ होती है, रंग बिरंगी पत्तियां भी होती है, तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लेकिन उनका जो दूसरा जो कलर सब होता है उसके कारण से उसका हरा रंग ढक जाता है, लेकिन क्लोरोफिल की उसमें भी मात्रा होती है, जिसके कारण वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसको परजीवी पोषण कहते हैं, परंतु पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? मतलब पत्ती में स्टार्च है ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो देखिए पत्ती में हम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। अगर पत्ती में स्टार्च होगा तो वो आयोडीन के संपर्क में आने से पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कि एक शब्द में हमें उत्तर इसका देना है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं इनको वहिका कहते हैं, वहिकाएं कहलाती है ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इनका भोज्य पदार्थ हो गया, और इसमें ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, इसको इस तरह से हम इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व का पुनः पूर्ति वो प्राकृतिक विधि से कैसे होती है? ठीक है, तो देखिए राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार ये पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इस तरह से प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो देखिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति के लिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं ताकि मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? कारण लिखिए। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में बदल देते हैं जिससे पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए इसमें खाद का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसमें नेचुरली ही उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो खाद डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण दीजिए। तो देखिए नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमें भोजन को पकाने के लिए जिस कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है वह हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, इसलिए मनुष्य परपोषी होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।